आज में आधुनिक भारत इतिहास में भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन को देखेंगे। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया और 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचिंग में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन था जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारी कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण के सिक्के को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। अब देखते हैं दोस्तों बॉक्स वाला कंपनी, उसका स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में स्थापना हुई और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेज और डचों के बीच हुए बेदरा के युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एलवर्थ के अधीन व्यापारी कोठी खोलने की इजाज़त दी। नोट में देखेंगे दोस्तों, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारी कोठी मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला। यानी पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारी कोठी मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1617 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। टॉमस रो यानी फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। टॉमस रो जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ और 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसे गोल्डन फरमान कहते हैं। इसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, 1632 ईस्वी में जो गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। इसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकता था। और 1639 ईस्वी में अंग्रेजी फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी का मुख्यालय बना। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया, वहीं पर एक किलाबंदी कोठी का निर्माण किया। इस कोठी के नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट
सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर अंग्रेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार कौन था? चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को क्या किया? मुंबई प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई बना दिया। 1687 ईस्वी में क्या किया दोस्तों? अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर का मुख्यालय को सूरत से हटाकर मुंबई को बना दिया। नोट, गेराल्ड ओंगियार जो 1669 से 1670 ईस्वी तक सूरत का प्रेसिडेंट एवं मुंबई का गवर्नर ने मुंबई शहर की स्थापना की। कहने का मतलब यह है दोस्तों, तो गेराल्ड ओंगियार जो है ने मुंबई शहर की स्थापना की। गेराल्ड ओंगियार मुंबई शहर की स्थापना किसने किया? तो गेराल्ड ओंगियार ने। बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। बंगाल के शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति क्या कहेंगे दोस्तों? क्या कहते थे? तो निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पे फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया। इसकी नींव जॉर्ज चार्नॉक ने रखी थी। जॉर्ज चार्नॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकिस मार्टिन ने बेलिकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकिस मार्टिन ने बेलिकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक का प्रथम 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। प्रथम कर्नाटक 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था, जो 1748 में हुई एलासापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हुआ। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक 1749 से 54 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे आपस बुला लिया गया और इसकी जगह पे गोडोही को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। दूसरा कर्नाटक 1749 से 54 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, इसे आपस बुला लिया गया और इसकी जगह पे गोडोही को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी नहीं मूवी नहीं है। कहाँ पे थे दोस्तों? आके डिस्टर्ब कर देता है यहाँ के लड़कन सा। चलिए दोस्तों फिर से देखते हैं। दूसरा कर्नाटक 1749 से 54 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे आपस बुला लिया गया और इसकी जगह पे गोडोही को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी के साथ युद्ध का विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा जो 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस के संधि के तहत यह युद्ध भी समाप्त हुआ। तीसरा 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था, लेकिन पेरिस के संधि के तहत युद्ध भी समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकोट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हुआ। वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 किसके बीच हुआ था दोस्तों? अंग्रेजों की सेना और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे, जिसमें फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित हुई। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया और 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के द्वारा चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत के आज़ादी तक फ्रांसीसी कब्जे में रहे। दोस्तों कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ जितना पढ़े उसी में से कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा। वास्को डी गामा ने कब भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज की? तो बताइएगा दोस्तों। 17 मई 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा ने कब भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज की? तो 17 मई 1498 ईस्वी को।
भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा। भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क। किस वायसराय ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था? किस वायसराय ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क से। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ में खोली? तो कोच्चिन में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कहाँ पे दोस्तों ने स्थापित किया था? तो कोच्चिन में स्थापित किया था। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी तो सन थोमे बस्ती थी। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन बस्ती क्या नाम था दोस्तों? सन थोमे। पहला डच यात्री कौन था? तो कॉर्नेलियन हाउटमैन। कब आया था? 1596 ईस्वी में। भारत के पूर्व कहाँ पहुंचा था दोस्तों? सुमात्रा पहुंचा था। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी कब और कहाँ स्थापित किया था दोस्तों बताइएगा? डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी कब और कहाँ स्थापित किया था? तो 1605 ईस्वी में स्थापित किया था मछलीपट्टनम में। डचों ने दूसरी व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित किया था? पुलिकट में। डचों ने दूसरी व्यापारी कहाँ स्थापित किया था? पुलिकट में। किस व्यापारी कंपनी ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखा? तो डच ने। किस व्यापारी कंपनी ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे? तो डच। डचों का अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ था? तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेज और डचों के मध्य में हुआ था, जिसमें डच बुरी तरह पराजित हुए, अंग्रेज की जीते। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुल कितने साझेदार थे? तो 217 साझेदार थे। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल कितने साझेदार हुए दोस्तों? तो 217 साझेदार हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। मुगल शासक जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बताइएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मुगल शासक जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस था। कौन था दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस कौन था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत था। कब गया था? तो 1609 में। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था दोस्तों? तो रेड ड्रैगन था। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहाँ पर व्यापारिक कोठियाँ स्थापित किया था? तो मछलीपट्टनम में किया था। कब? तो 1611 ईस्वी में। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में किसके अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी? तो थॉमस एल्वर्थ ने। जहांगीर ने 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में किसके अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी? थॉमस एल्वर्थ के अधीन व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? तो 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। दोस्तों बताइएगा, पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, किसके द्वारा दोस्तों बताइएगा? अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में यानी जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस गया था। और 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम के ही राजदूत था सर टॉमस रो। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। 1609 में गया था कौन दोस्तों बताइएगा? कैप्टन हॉकिंस। 1615 में सर टॉमस रो। बताइएगा दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था दोस्तों बताइएगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 ईस्वी में हुआ। ये किस युद्ध से प्रभावित था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। और इस युद्ध में 1748 में एला सापल की संधि हुई। दोस्तों एला सापल की संधि किस युद्ध में हुई? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस युद्ध से प्रभावित था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो एला सापल की संधि के तहत कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। अब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है कब हुआ था दोस्तों बताइएगा? कर्नाटक का दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी डुप्ले की हार हुई थी और उसे आपस में मिला गया। इसकी जगह पर गोडोही को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया और पांडिचेरी की संधि के तहत युद्ध का विराम हुआ। तो दूसरा कर्नाटक का युद्ध जो है किस संधि के तहत विराम हुआ दोस्तों बताइएगा? पांडिचेरी के युद्ध के तहत विराम हुआ, मतलब खत्म हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756-1763 के बीच हुआ और इस युद्ध में 1756 ईस्वी में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था, जो पेरिस की संधि के तहत यह युद्ध खत्म हुआ। तो पेरिस की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ।
चलिए दोस्तों यहीं पे आप ख़त्म करते हैं इसको यूरोपियों का। एक सेकंड दोस्तों, एक चीज़ और बता दीजिएगा आप, प्रथम फैक्ट्री बता दीजिएगा यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री। तो पुर्तगाली प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो 1503 ईस्वी में। कहाँ पर स्थापित किया था? तो कोचिंग में स्थापित किया था। डच मुसलीपट्टनम में कब किया था स्थापना? 1605 ईस्वी में। डच 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया दोस्तों? तो मुसलीपट्टनम में। अंग्रेज 1611 ईस्वी में स्थापित किया था। कहाँ किया था? पट्टनम में। और डेनिश कहाँ किया था? 1620 में किया था ट्रावनकोर में। डेनिश कहाँ? 1620 में कहाँ स्थापित किया था? ट्रावनकोर में। फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में। कहाँ पे? तो सूरत में। फ्रांसीसी सूरत में स्थापित किया था 1668 में। फिर से एक बार बता दीजिए, पुर्तगाली कोचिंग 1503 में, डच मुसलीपट्टनम 1605, अंग्रेजी मुसलीपट्टनम 1611, डेनिश ट्रावनकोर 1620 और फ्रांसीसी सूरत 1668। चलिए दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को, अगले वीडियो नेक्स्ट टाइम देखेंगे।